हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ हरर। दोस्तों, इसके जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने थर्मल इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर था हमने उसको कवर करा था और आज का लेक्चर जो उसी के आगे का है। सो दोस्तों, इसमें मैं टाइप नहीं कर पाया क्योंकि टाइपिंग के लिए टाइम नहीं बच पा रहा है। सो मैंने जो अपनी नोट्स बनाई है मैं आपको अपनी नोट्स से ही उसकी PDF बना के समझा दूंगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमने इससे पहले देख हमारा जो आइसोलेटेड सिस्टम तक हो गया था। इसके बाद हमें देखना है कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? सो इसको डिफिनेशन से देखते हैं। जब कोई सिस्टम सराउंडिंग के सापेक्ष एक निश्चित आयतन बनाता है तो उसे हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। जब कोई सिस्टम सराउंडिंग के सापेक्ष एक निश्चित आयतन बनाता है तो उसे हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नीचे इसमें मैं आपको फिगर में से समझा दूंगा। इसमें जो हमारा क्या है कि डिफिनेशन देख लो। जब कोई सिस्टम सराउंडिंग के सापेक्ष एक निश्चित आयतन बनाता है तो उसे हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम तथा सराउंडिंग को जिस सरफेस द्वारा अलग किया जाता है उसे कंट्रोल सरफेस कहते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम खुले निकाय के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, नोजल हो गया, पंप, ये सब कंट्रोल वॉल्यूम है। अब यहाँ से आप समझिए, ठीक है। जो देखो ये कंट्रोल वॉल्यूम ये हमारा ये हो गया, क्या हो गया? कंट्रोल वॉल्यूम हो गया पूरा, ठीक है, जिसमें हम टरबाइन बना करके, और जो ये सरफेस है जिसके द्वारा हम क्या है सिस्टम को सरफेस है जो हमारा ये, जिसमें हम कंट्रोल वॉल्यूम को सराउंडिंग से अलग करते हैं। किससे? कंट्रोल वॉल्यूम तथा सराउंडिंग को जिस सरफेस द्वारा अलग किया जाता है उसे हम कंट्रोल सरफेस कहते हैं। तो हमारी ये क्या, ये कंट्रोल सरफेस है जिसमें ये हमारा सराउंडिंग है और ये क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज हमारा सराउंडिंग। देखो ये हमारा सराउंडिंग है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है। ठीक है, ये सराउंडिंग हो गया और ये हमारा क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो है हमारा ये कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया और ये सराउंडिंग। और ये जो ये यहाँ पे ये जो लाइन है, ये देख आप लोग इसे देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन जो हमारी है, ये जिसको इस सरफेस से, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया और ये हमारा सराउंडिंग हो गया। ये दोनों को जिस सरफेस द्वारा अलग किया उसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल सरफेस। ठीक है, ओके, देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट। थोड़ा पेंसिल को और पतली कर लेता हूँ क्योंकि पेंसिल बहुत मोटी चल रही है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप लोग आशा करते हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम के आगे का टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद क्या है हमारा? भौतिक पदार्थ के गुण। तो इसमें देखते हैं भौतिक पदार्थ के गुण क्या होते हैं। सो समझिए यहाँ से, किसी भी पदार्थ के गुण क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि आपके गुण हो गए कुछ, आपकी भी कुछ विशेषताएं होंगी, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। डिफिनेशन इसकी क्या? भौतिक पदार्थ के गुण, समस्त पदार्थों में कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके द्वारा वह पदार्थ पहचाना जाता है और यही विशेषता उस पदार्थ का गुण कहलाती है। क्या होता है? समस्त जितने भी पदार्थ हैं उनकी कोई ना कोई विशेषता होती है। जितने भी अपन लोगों के पदार्थ होते हैं उन सब पदार्थों की कोई ना कोई विशेषता होती है। ठीक है, तो जो उन पदार्थों की विशेषता होती हैं, ठीक है, समस्त पदार्थों में कुछ विशेषता होती हैं जिसके द्वारा वह पदार्थ पहचाना जाता है और यही विशेषता उस पदार्थ का गुण कहलाती है। ऊष्मागतिकी निकाय में मूलभूत गुण दाब, ताप, आयतन। जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसमें हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी इसकी वो क्या है? हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर है। ये हमारी तीनों, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है आगे। सो इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो दोस्तों हम यहाँ पे दिए गए प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मागतिकी निकाय के गुणधर्म। ठीक है, हमें इसमें देखना है ऊष्मागतिकी निकाय के गुणधर्म कितने होते हैं, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। यहाँ पे दिया गया देखो, ऊष्मागतिकी गुणधर्मों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जो हमारी ऊष्मागतिकी की जो विशेषताएं हैं यानी प्रॉपर्टी हैं, इनको हम दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहला क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो अब यहाँ पे देखेंगे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले क्या है? ऊष्मागतिकी गुणधर्मों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, या वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है हमारा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं निरपेक्ष गुण और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं सापेक्ष गुण। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, सो इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव से समझिए इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझते हैं निर्भर नहीं किसी पर, डिपेंड मतलब निर्भर, इंडिपेंडेंट मतलब नहीं निर्भर। तो आप इसको कोरिलेट करके यहाँ से इसको याद रखिएगा।
वह गुणधर्म जो निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं निरपेक्ष गुण कहलाते हैं। क्या होता है? वे गुणधर्म जो निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं निरपेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ताप, घनत्व, श्यानता, ऊष्मीय चालकता, दाब आदि। ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। क्या? ताप हो गया, घनत्व हो गया, श्यानता हो गया, ऊष्मीय चालकता, दाब आदि हो गए। क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन? वो गुणधर्म जो किसी निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होते हैं निरपेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। इसके बाद हमें देखना है सेकंड पॉइंट है जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है इसको यहाँ समझो। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में वह गुणधर्म जो निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होते हैं निरपेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। और जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी सापेक्ष गुणधर्म, इसमें क्या है? वे गुणधर्म जो निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर होते हैं। क्या है? वे गुणधर्म जो निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर होते हैं। किस पे पर? निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम सापेक्ष गुणधर्म कहते हैं। इसकी डिफिनेशन दी गई है यहाँ पे। वे गुणधर्म जो निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं उन्हें हम सापेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं या कहते हैं। ओके, सो इनको आप एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करिएगा। निरपेक्ष में क्या है? वे गुणधर्म जो किसी निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं निरपेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं। और सापेक्ष गुणधर्म में क्या है? वे गुणधर्म जो किसी निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं उन्हें हम सापेक्ष गुणधर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ऊर्जा हो गया, आयतन हो गया एंड एंथैल्पी हो गया। सो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है हमें। हाँ, अब देखते हैं इसमें स्टेट क्या होती है। इसको हम फिगर से देखेंगे स्टेट क्या होती है, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसकी डिफिनेशन दी गई, सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ यहाँ पे पदार्थ, ये हमारा पीवी डायग्राम, ठीक है, इसको पीवी डायग्राम सब समझिए, ठीक है। स्टेट क्या होती है, ये हमारा पीवी डायग्राम हो गया। इसको हमने सपोज कर लिया ये हमारा क्या है वी हो गया और ये हमारा क्या हो गया पी हो गया। ठीक है, पीवी डायग्राम जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले क्या इसकी डिफिनेशन दी गई है, जब किसी प्रक्रम के निश्चित गुण होते हैं तो उसे स्टेट कहते हैं। जब हमारा कोई प्रक्रम है, इसकी कोई निश्चित प्रॉपर्टी, जैसे हमारा ये क्या है पीवी डायग्राम का प्रक्रम है, जिसमें क्या है इसका ये स्टेट नंबर 1 हो गई, इसके बाद स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 5, स्टेट नंबर 6, क्या इनिशियल्स टू फाइनल स्टेट। इसके क्या एक निश्चित, इसके क्या है निश्चित, एक क्या है निश्चित गुण है। जैसे हमारा ये यहाँ पे होगा, ठीक है, स्टेट नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगी, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4, इसके हमारे निश्चित गुण दिए गए। तो इसमें डिफिनेशन से आप समझिए, जब किसी प्रक्रम के निश्चित गुण होते हैं तो उसे स्टेट यानी अवस्था बोलते हैं। जब किसी प्रक्रम के निश्चित गुण होते हैं तो उसे हम स्टेट बोलते हैं। ओके, सो देखते हैं इसके आगे अब नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है। देखो चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है, जब क्या होता है कि जब इसकी क्या अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ओके, तो डिफिनेशन से इसको देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट को क्या होता है। जब किसी प्रक्रम में क्या होता है कि जब कोई प्रक्रम होता है हमारा वो अपने गुण में परिवर्तन करता है तो उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ओके, सो अब यहाँ पे इसको हम डिफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं। जब कोई प्रक्रम अपने गुणों में बदलाव करता है, जब कोई प्रक्रम अपने गुणों में बदलाव करता है, बदलाव करने का मतलब क्या है यहाँ पे एक अथवा एक से अधिक गुण, मतलब जब कोई प्रक्रम अपने गुणों में बदलाव करता है, एक अथवा एक से अधिक गुणों में बदलाव करता है। ठीक है, बदलाव का मतलब क्या है, एक या एक से अधिक गुण उसके बदल जाते हैं, गुणों में बदलाव करता है। ठीक है, जब कोई प्रक्रम अपने गुणों में बदलाव करता है, एक या एक से अधिक गुणों में बदलाव करता है तो उसे हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। आशा करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पथ क्या होता है। देखो जो हमारा पथ होता है क्या, तो समस्त अवस्था परिवर्तनों को जोड़ने से एक पथ का निर्माण होता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, इसमें कई सारी साम्य अवस्थाएं, तो जैसे ये इसका ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है, स्टेट नंबर 1 हो गई इसकी, ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब हम इनको सभी को जोड़ देंगे तो क्या हमारा एक ये पथ बन जाएगा, क्या एक रास्ता बन जाएगा। ठीक है, पथ का यहाँ पे मीन्स रास्ते से ही है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पथ बन गया। ओके, जब सभी को हम जोड़ दिए तो एक पथ का निर्माण हो गया। इसको आप लोग एक बार डिफिनेशन से क्लियर कर लो।
समस्त अवस्था परिवर्तनों को जोड़ने से एक पथ का निर्माण होता है। क्या है पथ? क्या है? समस्त अवस्था परिवर्तनों को, चेंज ऑफ स्टेट जो होती है हमारी, हम उनको अगर जोड़ देंगे तो एक पथ का निर्माण हो जाता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या है? ये सब एक दूसरे को रिलेटेड है। तो प्रोसेस क्या है? जब कोई पथ पूरी तरह से परिभाषित होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। जब कोई पथ पूरी तरह परिभाषित होता है तो उसे प्रोसेस बोलते हैं। क्या है? जब कोई पथ पूरी तरह परिभाषित होता है तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। जैसे क्या, स्थिर दाब हो गया, स्थिर ताप हो गया और दोष हो गया हमारा। और इसके बाद देखते हैं साइकिल क्या होता है। देखो साइकिल जो होता है हमारा, जब कोई सिस्टम विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ अपनी प्रारंभिक साम्य अवस्था में आ जाता है। देखो जब कोई प्रक्रम विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ अपनी प्रारंभिक साम्य अवस्था में आ जाता है तो उसे हम साइकिल बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये कोई है, हमने सपोज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या है? 1 है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब हम यहाँ से क्या करने, चलना शुरू करें, ठीक है, साइकिल का। तो अब अगर हम यहाँ से जाते हुए विभिन्न साम्य अवस्थाओं से होते हुए यहाँ से जाते हुए फिर हम इसी में आ जाते हैं, किसके? अपने इसी पॉइंट नंबर इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा क्या, जब कोई सिस्टम विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ अपनी प्रारंभिक साम्य अवस्था में आ जाता है तो उसे हम अवस्था क्या कहते हैं? साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जब कोई सिस्टम हमारा जो होता है वो विभिन्न प्रक्रमों से होता है वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसे हम साइकिल बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। एक बार और डिफिनेशन से क्लियर कर लो। जब कोई सिस्टम विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसे हम साइकिल बोलते हैं। इसके बाद क्या है हमारा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। देखो जब कोई हम थर्मोडायनेमिक्स तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब ये 3 प्रकार की साम्यावस्थाओं को संतुष्ट करें। नंबर 1 क्या? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे हम तभी बोलेंगे कि कोई बॉडी हो जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। सो इसको भी देखते हैं डिफिनेशन से। ठीक है, आप लोग इसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक जो इस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, उष्मीय गतिकी साम्य अवस्था। कोई निकाय ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था में तभी होगा। क्या है कि हमारा जो कोई निकाय होगा वो ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था में तभी होगा जब वह 3 प्रकार की साम्य अवस्थाओं को संतुष्ट करता होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? जब कोई निकाय ऊष्मागतिकी की साम्य अवस्था में तभी होगा, जब कोई निकाय ऊष्मागतिकी की साम्य अवस्था में तभी होगा जब वह 3 प्रकार की साम्य अवस्थाओं को संतुष्ट करता हो। नंबर 1 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इसमें देखेंगे इस प्रकार के इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बॉडी पर किसी भी प्रकार का असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल में क्या है हमारा? मैकेनिकल में क्या है? किसका अध्ययन करते हैं? बल तथा इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसमें क्या है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो देखते हैं यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय में किसी भी प्रकार का असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। इस साम्य अवस्था के लिए निकाय का गुण दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए किस पर निर्भर करता है? इसका दाब पर निर्भर करता है। डिफिनेशन क्या इसकी? इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय में किसी भी प्रकार का असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। इस साम्य अवस्था के लिए निकाय का गुण दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है हमारी। सो केमिकल इक्विलिब्रियम को आप समझ लो। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारी है, इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है कि इस जो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था होती है, इस अवस्था में निकाय में जो होता है किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे हम A+B को मिलाते हैं तो हमारा जो उत्पाद है C+D नहीं बनना चाहिए। कुल मिला के इसमें किसी भी प्रकार की अभिक्रिया होनी नहीं चाहिए, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय के तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम में जो होता है निकाय के तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस साम्य अवस्था के निकाय का गुण ताप पर निर्भर करता है। जो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है,
इसका जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो किसके टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। ठीक है, डेफिनेशन से एक बार समझ लो। इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय के तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय के तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस साम्य अवस्था के निकाय का गुण ताप पर निर्भर करता है। सो आप लोग इस थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को भी समझ गए होंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन माना जाएगा जब वो तीन प्रकार की साम्य अवस्थाओं को संतुष्ट करता हो। नंबर 1 मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा मैं एक बार और समझा दूँ आपको फिर से। इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय में किसी भी प्रकार का असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में किसी भी प्रकार का असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। इस साम्य अवस्था के लिए निकाय का गुण दाब पर निर्भर करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इस प्रकार के साम्य अवस्था में निकाय में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट जो है ना थर्मल इक्विलिब्रियम, इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय के तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की साम्य अवस्था में निकाय के तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस साम्य अवस्था के निकाय का गुण ताप पर निर्भर करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। सो इसको इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। जब कोई प्रक्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, क्या क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या है, जब कोई प्रक्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है जिसमें 1 और 2 के बीच की समस्त साम्य अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो उनके द्वारा बनाए गए रास्ते को क्वासीस्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इस जो क्वासीस्टैटिक हमारा प्रोसेस की विशेषता होती है कि यह बहुत धीरे चलता है और इसकी प्रकृति रिवर्सिबल होती है, मतलब उत्क्रमणीय होती है। एक बार और समझ लो आप लोग डेफिनेशन से। जब कोई प्रक्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है जिसमें वह 1 और 2 की बीच की समस्त साम्य अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो उनके द्वारा बनाए गए रास्ते को क्वासीस्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस की विशेषता होती है कि यह बहुत धीरे चलता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो रिवर्सिबल होती है। एंड आप लोग क्वासीस्टैटिक प्रोसेस के साथ साथ डेफिनेशन नोट कर ये फिगर तीनों बना लेना आप, जिसमें क्या है देखो, ये हमारा क्या जो यहाँ पे हमारा ये एक पिस्टन है। ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर है जिसमें क्या गैस भरी, और ये हमारा क्या पिस्टन है, ये जो रॉड दिख रही है आपको ये पिस्टन है, और ये यहाँ पे क्या ये बाहर यहाँ पे लगा है, और ये क्या गैस की ये बाउंड्री हो जाएगी हमारी। ठीक है, और ये वेट और ये जो बगल खोल जैसे पूरा सिलेंडर है हमारा, ये तीनों आप लोग फिगर बना लीजिएगा। इसके बाद क्या रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, प्रतिवर्त एवं अप्रतिवर्त प्रक्रम क्या होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, जब कोई प्रक्रम विभिन्न साम्य अवस्थाओं से होता हुआ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तथा उसी साम्य अवस्था से होता हुआ अपनी वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, फिगर से समझो और बेटर रहेगा इसको समझने के लिए। देखो ये हमारा क्या है, एक कोई प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हमारा यहाँ पे क्या ये, ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको हमने कंसिडर कर लिया। ये हमारा क्या है, ये कोई हमारा प्रोसेस है 1 और ये क्या है 2। ठीक है, ये 1 और 2 है, इसके बीच में क्या ये यहाँ पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ तक ये इसी पर्टिकुलर लाइन से आ सकता है। ठीक है, हमने माना ये यहाँ से आ भी सकता है, इसी से अगर ये रिवर्सिबल है तो यहाँ से तो आ भी जाएगा और इधर से इसी में वापस भी चला जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है तो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या है वह 1 और 2 के बीच के, देखो डेफिनेशन से इसको अच्छे से क्लियर कर लो। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है डेफिनेशन में यहाँ पे दिया गया है, जब कोई प्रक्रम विभिन्न साम्य अवस्थाओं से होता हुआ, क्या है, जब कोई प्रक्रम विभिन्न साम्य अवस्थाओं से होता हुआ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा उसी साम्य अवस्था से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है, तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया एक आदर्श स्प्रिंग का दोलन करना। कोई भी वस्तु पूर्णतः रिवर्सिबल नहीं होती, ये इसका स्टेटमेंट है। जो कोई भी वस्तु तो वो पूर्णतः रिवर्सिबल नहीं होती है। इसमें क्या देखो, ये इसकी एक साम्य अवस्था 1 हो गई और ये क्या, ये हमारी इसकी साम्य अवस्था 1 हो गई। हमने सपोज कर लिया ये हमारी जो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई हमारी, और ये 3, 4, 5, 6 ये ऐसे हो गए। ठीक है, अब जो ये हमारे मैं अलग से आपको डायग्राम बना कर दिखा दे रहा हूँ इसका, इससे आप और बेटर समझ पाएंगे इसको। ठीक है, ये हमारा क्या है पीवी डायग्राम हो गया।
जिसमें हम इसको मान लिया अपना ये हमारा पी है और ये क्या वी है, जिसमें क्या ये हमारा कोई प्रोसेस है ये, ठीक है। और ये इसके बीच में कितनी साम्यावस्थाओं से होता हुआ आया, ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 5। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता हुआ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तथा उसी साम्यावस्था से होता हुआ वापस अपने वास्तविक स्टेट में आ जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप डिप्रेशन में इसको समझ चुके हैं पहले, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जब कोई प्रक्रम विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता हुआ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तथा उसी साम्यावस्थाओं से होता हुआ अपनी वास्तविक अवस्था में आता है तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल के एकदम विपरीत है। जब कोई प्रक्रम एक साम्य अवस्था से दूसरी साम्य अवस्था में जाता है और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में उसी साम्य अवस्था से नहीं आ पाता तो उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे यहाँ पे हमारा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का डायग्राम बना है यहाँ पे, जैसे आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये पीवी डायग्राम हमारा है, ठीक है। ये हो गया हमारा अपन लोगों का पीवी डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा ये स्टेट नंबर 1 है और ये हमारी स्टेट नंबर क्या 2 है, ये स्टेट नंबर 2 हो गई। और स्टेट नंबर ये हमारा ये आया तो हमारा इस प्रोसेस के थ्रू है, किसके इस वाले के थ्रू आया यहाँ से, विभिन्न साम्यावस्थाओं से होता हुआ जब कोई प्रक्रम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है जिसमें वह 1 और 2 के बीच की समस्त साम्य अवस्थाओं से होता हुआ जाता है परंतु उसी साम्य अवस्था से होता हुआ वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता तो उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। ये आ तो जाएगा हमारा इस वाले से, ठीक है, लेकिन इससे वापस नहीं जा पाएगा, इससे ये हमारा कहाँ से इससे वापस जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इसके बाद इसमें देखना हमें माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में देख लें दो अप्रोच इसमें हमें दिए गए हैं, ठीक है। स्थूल और सूक्ष्मदर्शी दृष्टिकोण, निम्नलिखित 2 दृष्टिकोण में से किसी एक का उपयोग करके ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया जा सकता है। दो हमारे अप्रोच हैं इनमें से किसी एक का हम अध्ययन करके थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं हमारा स्थूल क्या होता है, नहीं मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या क्लासिकल अप्रोच मतलब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्या है कि शास्त्रीय अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच के रूप में जाना जाता है। स्थूल दृष्टिकोण में इस पदार्थ को बनाने वाले व्यक्तिगत अणुओं मतलब इंडिविजुअल एटम्स के व्यवहार पर विचार नहीं किया जाता है। मतलब क्या है कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में इस पदार्थ को बनाने वाले इंडिविजुअल एटम्स के व्यवहार पर विचार नहीं किया जाता है और केवल इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर क्या इंट्रैक्शन के ओवरऑल इफेक्ट से संबंधित होता है और केवल इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के ओवरऑल इफेक्ट से संबंधित होता है। और इसके बाद देखते हैं हमारा जो क्या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, सूक्ष्म दृष्टिकोण को सांख्यिकी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म दृष्टिकोण में किसी पदार्थ के व्यक्तिगत परमाणुओं और अणुओं के व्यवहार को माना जाता है। सूक्ष्म दृष्टिकोण को सांख्यिकी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म दृष्टिकोण में किसी पदार्थ के व्यवस्थित परमाणुओं और अणुओं के व्यवहार को माना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर था जो बस यहीं तक रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम पूरा जो एक लेक्चर में पूरा एक चैप्टर कवर करेंगे। क्या करेंगे हम एक लेक्चर में पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। सो जो भी हमारा आने वाले लेक्चर होंगे उसमें एक ही लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होगा। हमारा लेक्चर फिर चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो, लेक्चर आपको अब डेली तो नहीं हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स को मैं पूरा जितना इसका जो भी थ्योरी पोजीशन है, थ्योरी पार्ट है, मैं पूरा थ्योरी पार्ट करवा दूँगा। बाकी न्यूमेरिकल पार्ट्स को करवाने के लिए मुझे और टाइम चाहिए। अगर आपके जैसे कि एग्ज़ाम 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल के 2022 में जो कंडक्ट होने वाला है ये 28 मार्च से, तो इससे पहले ही मैं जिसका थ्योरी पोर्शन पूरा करा दूँगा आपको। तो इसके बाद मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।